हाय एवरीवन। अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री डिवाइसेस टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या हम देखने वाले हैं कि पार्लियामेंट जो हैं या जो पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा जो उसके मेंबर्स हैं उनके पास क्या पावर्स हैं जिनसे वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल में रख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव हो गया कि वो सारे लोग जो कि फिर इन लॉज को हम पे लागू करते हैं, ठीक है, जिनका काम होता है, जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही होती है वो आ जाता है, वो सारा इसमें आ जाता है। ठीक है, तो और ये जो आपका है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, इस पे क्वेश्चन सीधे इस पे क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, वो इस साल भी आ सकता है, वो नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है। ये पूरा यही मतलब पार्लियामेंट्री डिवाइसेस टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, ये पूरा ये उठा के यहाँ से लिख देंगे वहाँ पे इग्नो वाले ना क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन पेपर पे। तो ये बहुत अच्छे से आपको करके जाना है। ठीक है, आपको नहीं पता है कि ये कब आ जाए, है ना, तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बोल के रखा। और आप देखोगे इस पर जो आपका असाइनमेंट है ना उस पर भी ये क्वेश्चन है एक। तो देखो, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। तो सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है पार्लियामेंट का है वो है कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल में रखना। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में आपके वो सारे आ जाते हैं जो कि आपकी जो पॉलिसीज़ को, एक्ट्स वगैरह को लागू करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैकेनिज़म्स आर अवेलेबल टू इट फॉर दिस पर्पस। और जो पार्लियामेंट के पास ये सब करने के लिए कुछ पावर्स भी हैं, ठीक है, जिससे वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल में रख सकते हैं। द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट प्रोवाइड दैट unless the presiding officers are otherwise direct, every sitting begins with question hour which is available for asking and answering questions। देखो, जैसे ही आपका पार्लियामेंट का जो सेशन है वो स्टार्ट होता है उसमें आप देखोगे बहुत बार प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, जो आपकी अपोजिशन है वो भी होते हैं, आपके जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर, जैसे अभी बीजेपी है उसके सारे लगभग मेंबर्स होते हैं, जो मेन चाहे वो होम मिनिस्टर हो गए, अमित शाह हो गए, और जो बाकी हैं वो सब वहाँ पे बैठे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका जो पहला ही घंटा होता है ये एक मतलब प्रोसीजर है, रूल है एक कि ऐसा होना चाहिए। जैसे ही पार्लियामेंट का जब भी बिजनेस होने वाला होगा, जब भी उधर मीटिंग होने वाली होगी, वहाँ पे एक क्वेश्चन रखा जाता है जिसमें जो पहला जो क्वेश्चन होता है जिसमें जो भी उधर मेंबर्स बैठे होते हैं वो पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं उनकी पॉलिसीज़ के रिलेटेड। ठीक है, विच इज़ तो ये है आपका, और जिसके उनको आंसर देने पड़ेंगे। आस्किंग क्वेश्चन इज़ एन इनहेरेंट पार्लियामेंट्री राइट ऑफ ऑल द मेंबर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी एफिलिएशंस। और जो जितने भी आपके वहाँ पे मेंबर्स हैं ना, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों, उनका ये मतलब क्योंकि वो वहाँ के मेंबर हैं उस टाइम पे, पार्ट हैं, तो उनका ये राइट है कि वो क्वेश्चंस पूछें, कोई उनको इससे रोक नहीं सकता है। द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ द member in asking the question is to point out the shortcomings of the administration, to ascertain the thinking of the government in formulating its policy and where the policy already exists in making suitable modifications in that policy। तो इसका मकसद क्या होता है ये क्वेश्चन पूछने का? इसका मकसद ये होता है कि इससे जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन, अगर काम काज जो है गवर्नमेंट अच्छे से नहीं चला पा रही है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स है वो ठीक नहीं कर रही है गवर्नमेंट, उसको सामने लाया जा सके। उसमें जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ को अच्छे, जो ऑलरेडी पॉलिसीज़ है वो एग्जिस्ट करती हैं, वो अगर सही से लागू नहीं हो पा रही हैं, उनको कैसे लागू कराया जाएगा उसके बारे में। जो बहुत बार गवर्नमेंट नहीं, कोई किसी बात पे कोई बात छुपाना चाहती है, बात नहीं करना चाहती है, तो ये जो मेंबर्स है वैसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे गवर्नमेंट को फिर जवाब देना पड़ता है, जो एग्जीक्यूटिव है उसको जवाब देना पड़ता है, जिससे फिर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी जो पॉलिसी में वो ठीक की जा सकती हैं। तो ये हो गया पहला। फिर है आपका, in case the answer given to question does not satisfy the member who raised it, and if she feels that need for detailed explanation in public interest, she may request the presiding officer for discussion। the presiding officer can allow discussion usually in the last half an hour of a setting। देखो क्या हो सकता है, अब किसी बंदे ने इससे पार्टी के जो मेंबर है, जो एग्जीक्यूटिव है, उससे पूछा सवाल, अब वो उसने जवाब दिया, बट जो मेंबर है जिसने सवाल पूछा उसको वो सेटिस्फाई नहीं किया, उसको लगा कि पता नहीं ऐसे ही जवाब दे रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो वहाँ पे उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। कैसे मांग सकता है वो, कि पब्लिक इंटरेस्ट यानी पब्लिक के अच्छे के लिए ये जो है एक्सप्लेनेशन मिलनी चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि क्या हो रहा है
इसमें गवर्नमेंट क्या कर रहा है। तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, वो बंदा, वो अगर लड़की है या लड़का है, जिसने भी, वो आदमी औरत, उसने अगर सवाल पूछा है एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव के मेंबर से, तो फिर उसको वो क्या कर सकती है, अगर उसने वो जवाब दिया बट उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली उस सवाल से, तो वो जो वहाँ पे स्पीकर है, स्पीकर को बंदा बोल सकता है कि सर मुझे इस पर हमें पूरा डिस्कशन करना चाहिए इन पब्लिक इंटरेस्ट में। तो फिर वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो लास्ट का जो आधा घंटा होगा उसमें क्या करते हैं, फिर इस डिस्कशन के लिए ये दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं, और फिर आधे घंटे में बाद में जो लास्ट में ख़त्म हो जाता है, जब पूरी मीटिंग्स वगैरह, उसमें डिस्कशन हो जाता है इस पर। ठीक है, तो ये है आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये इसका कहने का मतलब है स्पीकर या चेयरपर्सन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब है मेंबर्स कैन विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉल द अटेंशन ऑफ अ मेंबर टू मिनिस्टर टू एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर टू मेक अ स्टेटमेंट ऑन द सब्जेक्ट। देखो जो मेंबर्स हैं ना हाउस के, वो पहले ही जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, चाहे वो आपका स्पीकर है, आपका चेयरपर्सन है, उससे पहले ही परमिशन लेते हैं, और फिर बाद में क्या कर सकते हैं, जो मिनिस्टर है वहाँ पे, कोई भी जो मेन वहाँ का मिनिस्टर है, उससे क्या कर सकते हैं, उससे कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो आपका कोई वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, कुछ चल रही हो, उस पर स्टेटमेंट चाहिए होगा, वो मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, और उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस चीज़ पे जो ये प्रॉब्लम चल रही है, इस पे अपना स्टेटमेंट दो। द मिनिस्टर में ईदर मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट इमीडिएटली और मे आस्क फॉर टाइम टू मेक द स्टेटमेंट एट अ लेटर आर और डेट। तो इसमें क्या हो सकता है, जो मिनिस्टर है वो या तो उसी टाइम पे शॉर्ट में बता देगा कि ये है कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं हम, या वो बोल सकता है कि मैं लास्ट में आपको, या इस डेट पे डेट या टाइम मांग के वो आंसर कर सकता है इस चीज़ को। तो ये है आपका। उसके बाद है एडजर्न मोशन। तो इसमें क्या होता है, द एडजर्न मोशन इज इंटेंडेड टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ रीसेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस हैविंग सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द कंट्री एंड रिगार्डिंग विच अ मोशन ऑन और रेजोल्यूशन इन द प्रॉपर नोटिस विल बी टू लेट। देखो ये एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, ये होता है कि जब कंट्री में कोई बहुत प्रॉब्लम चल रही है, कोई बहुत बड़ा मसला चल रहा है, और जिसका आगे जाके कंट्री के इकॉनमी या किसी और चीज़ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये इसमें जो है ये तभी लाया जाता है, तब इसमें तब एडजॉर्नमेंट जो मोशन है ये लाया जाता है, ताकि सारे जो मेंबर्स हैं वो इस चीज़ पे सीरियस डिस्कशन करें। ठीक है, एंड रिगार्डिंग, तो ये है आपका। तो ये इसके बाद है adjournment motion is an extraordinary procedure which, if admitted, leads to setting aside the normal business of the house for discussing a definite matter of public importance। तो adjournment motion जो है ये बहुत important है, ये बहुत सबसे ज़्यादा important एक पावर है पार्लियामेंट के पास। जिससे क्या हो सकता है, अगर ये मान ली जाए कि हाँ adjournment motion अगर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको लगता है हाँ होना चाहिए, तो इससे क्या हो सकता है, ये जितने भी बाकी अगर हाउस जिस चीज़ के लिए बैठा था, जिस पे मीटिंग होने वाली थी, जो भी नॉर्मल बिजनेस होने वाला था, उस सब को हटा दिया जाता है, साइड पे रखा जाता है, और जो प्रॉब्लम चल रही है कंट्री के लिए, जिसके ऊपर डिस्कशन होना ज़रूरी है, कोई ये मतलब फैसला लेना ज़रूरी है, उस चीज़ पे फिर पूरा हाउस पूरे टाइम तक उस पर डिस्कशन करेगा। तो ये है आपका। अडॉप्शन ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन अमाउंट्स टू द सेंसर ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो एडजर्नमेंट मोशन है ये जो है, अगर इसको लागू किया जाता है, इससे क्या हो जाता है, जो गवर्नमेंट के पास पावर है ना वो हट जाती है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट उस टाइम पे नहीं कर सकता है कुछ भी, उनको जो गवर्नमेंट चला रहे हैं जो मेंबर्स वगैरह, वो उनको जवाब देना पड़ेगा। उनको ये जो है जिस चीज़ के लिए उन्होंने मीटिंग बुलवाई थी वो हट जाती है, बल्कि जो बाकी जो प्रॉब्लम्स है कंट्री में चल रही हैं, जो चल रही है, जो जिसका कंट्री पे बुरा असर पड़ सकता है आगे जाके, उसको डिस्कस किया जाता है। बिसाइड्स दी डिवाइसेस पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव थ्रू वेरियस हाउस कमेटीज़। एक तो ये सारा था, इनसे जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को तो ये करते ही थे कंट्रोल, इसके साथ साथ कुछ हाउस कमेटीज़ भी होती हैं जिससे वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें आप कमेटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि है पार्लियामेंट्री कमेटीज़। तो ये पिछले साल इस पे क्वेश्चन भी आया था आपका, जो पहला है उस पर भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, पार्लियामेंट्री डिवाइसेस टू कंट्रोल, आप देख सकते हो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर मैंने इस पे अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप देख सकते हो वहाँ जाके। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ पे भी आई थिंक क्वेश्चन था।
देखो, द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंट्स राइट टू ओवरसी एंड स्क्रूटनाइज द वे इन विच द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आर एक्सेप्टेड एज अ मैटर ऑफ रूटीन। तो देखो, जो एग्जीक्यूटिव का जो पार्लियामेंट के सामने अकाउंटेबल होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो जब भी मतलब पार्लियामेंट तभी मतलब अच्छे से चल पाएगा पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, तभी अच्छे से काम कर पाएंगे जब पार्लियामेंट को लगेगा कि हाँ, जो एग्जीक्यूटिव है वो अच्छे से काम कर रहा है। ये नहीं है कि एग्जीक्यूटिव जो करना चाहेगा वो कर सकता है, और जो ये पार्लियामेंट का राइट है कि वो एग्जीक्यूटिव से जो है वो चीज़ें पूछ सकें, जो कि बाकी कंट्री मतलब जो बाकी जो कंट्री के भले के लिए हैं या अच्छे के लिए हैं उनके बारे में। But in practice, it is difficult for Parliament to undertake thorough scrutiny of details of functioning of the executive on daily basis। तो लेकिन अगर अब हम प्रैक्टिस में बात करें कि मतलब डेली जो बात है उस पर नज़र रखना, ये सारा पार्लियामेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो डेली फंक्शनिंग एग्जीक्यूटिव की है उस पर पार्लियामेंट पूरा नज़र रख पाए। पार्लियामेंट हैज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय इस्टेब्लिशिंग अ सीरीज ऑफ कमेटीज़। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट ने कुछ कमेटीज़ बनाई हैं। दीज कमेटीज़ हैव necessary power to scrutinize the working of the different departments of the government। और इन कमेटीज़ के पास अपने पावर्स हैं जिनसे ये जो जिस तरीके से गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं उनको नज़र रख सकते हैं, देख सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या इससे कर रहे हैं, उस पर रिपोर्ट्स बना सकते हैं, वो सारा है इनके पास। अमंग द इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ विच स्क्रूटनाइज द गवर्नमेंट्स वर्क्स पर्टिकुलरली इन एरिया ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस, टू कमेटीज़ नीड स्पेशल मेंशन। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो कमेटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट के काम वहाँ पे नज़र रखते हैं, तो उसमें ये या जो पब्लिक फाइनेंसेस के एरियाज़ पे, मतलब क्योंकि फाइनेंसेस तो बहुत ज़रूरी होते हैं, जो पैसे के रिलेटेड हो गया वो सारी डिसीजंस उस पर तो नज़र रखना ज़रूरी है कि कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, स्कीम्स अगर इतनी है तो उनका सही से उनको लागू किया जा रहा है, पैसे पहुँच रहे हैं गरीबों तक, वो सारा उसके लिए दो कमेटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दूसरी है एस्टिमेट्स कमेटी। ठीक है, दीज टू एंड अदर कमेटीज़ आर एक्सपेक्टेड टू कीप एन आई ऑन द एग्जीक्यूटिव। इन दो कमेटीज़ और जो बाकी कमेटीज़ हैं इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये एग्जीक्यूटिव पे, गवर्नमेंट पे पूरी नज़र रखें। दे एंश्योर एन इफेक्टिव एंड कम्प्रहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द प्रपोज्ड पॉलिसीज़। ये पूरे मतलब एक जो भी पॉलिसीज़ बना रही है गवर्नमेंट, कुछ भी कर रही है, उन पे बहुत उनका एग्जामिनेशन करते हैं, अच्छे तरीके से उन पे नज़र रखते हैं कि क्या इसके फ़ायदे हैं। फिर उस पर इनको ये पार्लियामेंट इनको बहुत बार ऑर्डर देता है कि अगर ये लॉ बन रहा है तो पहले देखो कि लोग ये लॉ लाना चाहते हैं नहीं लाना चाहते, उस पर वो रिसर्च करते हैं, फिर ये बनाते हैं आपका ये रिपोर्ट बनाते हैं, वो सारा करते हैं। ऑफन कमेटीज़ प्रोवाइड एन आइडियल कॉन्टेक्स्ट फॉर डिस्कसिंग कंट्रोवर्शियल एंड सेंसिटिव मैटर्स इन इम्पार्शियल मैनर अवे फ्रॉम द ग्लेयर ऑफ पब्लिसिटी। तो बहुत बार जो कमेटीज़ हैं ये एक बहुत अच्छा ये बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ है, किसी चीज़ कोई मैटर है जो कि आप चाहते हो कि ज़्यादा उसको पब्लिसिटी ना मिले, लेकिन उसको सही से उस पर काम किया जाए, क्योंकि मतलब ऐसा मतलब उसको ऐसा ना लगे कि वो मतलब बहुत बार होता है ना, कोई कुछ सेंसिटिव रिलीजन के रिलेटेड कुछ मैटर्स होते हैं, कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, तो उनको अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना है तो आप उस टाइम पे कमेटीज़ की हेल्प लेके ये कर सकते हो, क्योंकि कमेटीज़ कोई भी वो पार्शल नहीं होंगी, वो बाइस नहीं होंगी उसको लेके, तो वो अच्छे से काम करेंगे। दे प्रोवाइड अ यूजफुल फोरम फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी दैट मे अदरवाइज रिमेन अनटैप्ड। दे ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ वैल्यूबल ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर फ्यूचर मिनिस्टर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। इसके साथ साथ ये जो आगे जो आने वाले फ्यूचर मिनिस्टर्स हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, उनकी ट्रेनिंग के लिए भी। ठीक है, तो ये है आपका। अब हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। देखो, द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे, इसमें आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और आपका गवर्नर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन मैनी एस्पेक्ट स्टेट लेजिस्लेचर्स आर सिमिलर टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और बहुत अगर आप देखोगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जैसा, उसी तरीके से कुछ चीज़ें स्टेट लेजिस्लेचर में भी होती हैं, सेम ही होती हैं। हाउ एवर ऑल स्टेट लेजिस्लेचर्स डू नॉट हैव बोथ हाउसेज, लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि है विधानसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। अब लेकिन क्या मसला है कि जैसे आपने देखा जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसमें दो हाउसेज होते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं, कुछ के ही जो स्टेट्स हैं वहाँ पे टू हाउसेज हैं। ठीक है, यानी विधान परिषद भी है, विधान सभा भी है, लेकिन ज़्यादातर जो ये आपके स्टेट्स है वहाँ पे सिर्फ ये है विधान सभा होगा वहाँ पे, है ना, तो एक ही हाउस होगा वहाँ पे।
तो अब है आपका the state legislature which have both houses are known as bicameral and those which have only one house that is Vidhan Sabha are known as unicameral. तो वो जो हाउसेज है जहाँ पे दोनों हाउसेज है उनको बाइकैमरल बोलते हैं, और जो ऐसे स्टेट्स जहाँ पे सिर्फ एक हाउस है यानी विधान सभा है उसको बोलते हैं यूनिकैमरल. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है. तो द चॉइस ऑफ हैविंग यूनिकैमरल और बाइकैमरल लेजिस्लेचर वाज लेफ्ट टू द स्टेट्स. और जो ये ऑप्शन है ये स्टेट्स के पास है कि वो दोनों हाउसेस रखना चाहते हैं या एक हाउस को रखना चाहते हैं. इट डिपेंडेंट ऑन द असेसमेंट ऑफ स्टेट वेदर इट वांटेड टू हैव बोथ हाउसेस और ओनली वन विधानसभा. तो यानी एक उन्हीं को दिया गया ऑप्शन कि आप एक को ही रखो, दोनों को रखोगे या आप विधानसभा को रखोगे, क्योंकि दोनों हाउसेस रखना भी कोई ईजी काम नहीं है, इसके लिए बहुत सारा पैसा लगता है. तो ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं वो मतलब बोलते हैं कि ये जो पैसा है हम किसी और चीज़ में लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना. तो इसीलिए वो सारे दोनों हाउसेस नहीं होते हैं, आप देखोगे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे. द प्रिंसिपल रीज़न फॉर नॉट हैविंग बोथ हाउसेज हैव जनरली बीन फाइनेंशियल. सेम जो मैंने आपको बोला, दोनों हाउसेज ना रखने का मेन रीज़न यही है कि पैसा. ठीक है, पैसा बहुत लगता है. सम स्टेट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन कॉस्ट ऑफ टू हाउसेज. बहुत सारे स्टेट्स को दोनों हाउसेस पे पैसा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए. दे प्रेफर टू हैव ओनली वन हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. इसीलिए उन्होंने प्रेफर किया कि एक ही हो, विधानसभा ही उनके लिए ठीक है. तो very few states, 7 out of 29, have opted to have bicameral legislature consisting of legislative assembly Vidhan Sabha and the legislative council Vidhan Sabha. तो अगर आप देखोगे अगर 29 स्टेट्स हैं, अब अभी आप ये डेटा देख लेना एक बार गूगल पे कि 29 स्टेट्स हैं कि नहीं. तो उनमें से अगर आप देखोगे तो इसमें ये है कुछ ही हैं, मतलब यहाँ पे 7 हैं जिन्होंने रखा है दोनों हाउसेस को, यानी विधानसभा और विधान परिषद को, जिसको आप विधानसभा को इंग्लिश में बोलते हो आप लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद को बोलते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, तो ये है. एज ऑफ 2019 आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो सारे हैं 2019 के अगर डेटा के हिसाब से देखेंगे तो इन सारे में आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे पास है. ठीक है, उसके बाद है यानी विधान परिषद, यानी दोनों हैं. अब अगर आप देखोगे इन 2019 जम्मू कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, विद जम्मू एंड कश्मीर हैविंग असेंबली एंड लद्दाख विदाउट इट. अगर 2019 में आप देखोगे जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर जो है उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया, यानी जम्मू कश्मीर को अलग रखा गया और लद्दाख को अलग रखा गया. तो ये है आपका जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख विद जम्मू एंड कश्मीर हैविंग. तो ये है आपका मतलब जम्मू कश्मीर, इसमें जम्मू कश्मीर को दी असेंबली और लद्दाख को असेंबली नहीं दी गई. तो ये आपको याद रखना है, असेंबली जो लद्दाख है उसके पास असेंबली नहीं है. द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट इज़, ये भी आप एक बार अगर इस पर आप देखोगे गूगल पे जाके तो आप देख लेना कि कुछ और चेंजेस मत आए हैं, क्योंकि अगर आप एग्जांपल्स रखना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा आंसर, तो उससे ज़्यादा याद रहती हैं चीज़ें, तो इसलिए. अब है आपका द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट इज़ कम्पोज ऑफ मेंबर्स चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो जो आप लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हर एक स्टेट जो होती है ना स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, जिस उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज़ किया जाता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो जब होता है ना 5 साल के बाहर 5 साल के बाद जो इलेक्शन होते हैं हर स्टेट में, तो उसमें क्या होता है एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वहाँ से जो नेता उठते हैं और बाद में लोग जाते हैं जो 18 साल के होते हैं, तो उसके बाद जितने भी लोग हैं वो वोट देते हैं, उसके बेसिस पे मेंबर्स फिर आते हैं, इलेक्ट होते हैं, है ना. तो उसी की बेसिस पे उन्हीं को फिर इधर डाला जाता है, उन्हीं मेंबर्स को. दिस साइज ऑफ assembly varies from minimum of 60 to number more than 500. the duration of legislative assembly is 40. तो अगर आप असेंबली में देखोगे कितने मेंबर्स होने चाहिए, कम से कम 60 मेंबर्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 500 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. तो लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी ये है आपकी टाइम तक ये रहती है 5 साल तक. ठीक है, ये 5 साल तक रहती है. अब है आपका द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल शैल नॉट बी लेस देन 40 बट नॉट मोर देन 1/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली. अगर आप देखोगे लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात करोगे यहाँ पे 40 से कम लोग नहीं होने चाहिए और ना ही 1/3 ऑफ जो जितना असेंबली में है आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर्स हैं उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. ठीक है, उससे कुछ कम रहने चाहिए. तो ये है आपका. उसके बाद द हाउस इज़ कंपोज ऑफ पार्शली इलेक्टेड. तो
एक सेकेंड, तो यहाँ पे आप ये रख सकते हो 166 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है, लगभग 166 मेंबर्स होने चाहिए वहाँ पे। तो अगर शॉर्ट में आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपको ये समझ आ जाएगा, 166 के अराउंड मैम, 1/3 उतना ही आ जाता है। तो असेंबली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इतने होने चाहिए मेंबर्स। तो ये है। और लेजिस्लेटिव इसमें असेंबली में कितने थे आपके 500, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में होने चाहिए आपके 166 के आसपास। द हाउस इज़ कंपोज ऑफ पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड मेंबर्स। अगर आप हाउस की बात करोगे तो इसमें आधे इलेक्टेड होते हैं और आधे नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। नॉमिनेटेड हो गया जिनको इलेक्ट नहीं किया गया होगा, जिनको गवर्नर ने चूज़ किया होगा। नॉर्मली 1/6 ऑफ टोटल मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर एंड रेस्ट आर इनडायरेक्टली। तो अगर आप देखोगे 1/6 आपके जो हैं गवर्नर इलेक्ट करता है और जो बाकी हैं वो उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। तो ऑन अ कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला हैविंग ग्रेजुएट्स, एजुकेटर्स एंड मेंबर्स ऑफ द असेंबली। उसके बाद आपका द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर दे एग्जिस्ट आर कंसिडर्ड एज वीकर देन लेजिस्लेटिव असेंबलीज कंपेयर्ड विद द स्टेट्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स द हाउस ऑन ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हम बात करेंगे जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वहाँ पे आप देखोगे उतना जो ये है काउंसिल जो है वो वीकर है, मतलब वो उतना ज़्यादा मतलब ये नहीं है, वहाँ पे वो वीक रहती है। अगर वहीं पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज जहाँ पे होती है वो ज़्यादा, उनके पास ज़्यादा स्टेटस होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जो ये है आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनके पास ज़्यादा स्टेटस में, ये ज़्यादा इनके पास पावर्स होते हैं। इट मे बी कंसिडर्ड एज अननेसेसरी ड्यू टू सम रीजंस। तो द वेरी नेचर ऑफ कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेक्स इट्स पोजीशन वीक। तो सबसे पहले आप देखोगे अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जिस तरीके से मेंबर्स को चूज़ किया जाता है तो उसकी वजह से जो है वो वीक बन जाती है, क्योंकि आधे उसमें आपके नॉमिनेटेड होते हैं और आधे इलेक्टेड होते हैं, है ना, एंड रिप्रेजेंटिंग वेरियस इंटरेस्ट। Its survival depends on the will of assembly as the latter has the power to abolish the second chamber by passing a resolution। दूसरा ये है कि इसका ये कब तक काम करेगा, ये डिपेंड करता है असेंबली पे। जब तक असेंबली इसको रखेगा तो ये रहेगा। अगर असेंबली को एक बार लगता है काउंसिल की अब ज़रूरत नहीं है तो वो उसको हटा भी सकते हैं। The Council of Ministers is responsible only to Assembly, not to Council। तो जो Council of Ministers हैं, अगर आपके स्टेट में जो गवर्नमेंट अभी है तो उसके जो मेन पार्टी जो रूल कर रही है तो उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो इलेक्टेड होते हैं उसमें जो कुछ जो डिसीजंस वगैरह लेते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह, वो मिल के बोले जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वो जो हैं वो किसको अकाउंटेबल होते हैं, वो होते हैं असेंबली को, ना कि काउंसिल को, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो इसकी पोजीशन है वो वीक हो जाती है। As regard any ordinary bill originating in the assembly, the council's position is very weak, for it can only delay its passage for limited period। तो उसके बाद अगर हम ऑर्डिनरी बिल की बात करेंगे, वो ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, असेंबली में, है ना, ओरिजिनेट वो असेंबली में होती है। तो उसके बाद जो काउंसिल की जो पोजीशन है वो इसलिए भी आप वीक बोल सकते हो क्योंकि ये उस चीज़ को कुछ टाइम के लिए ही डिले कर सकते हैं, ना कि यहाँ पे ये हो सकता है ओरिजिनेट हो सकती हैं चीज़ें। उसके बाद है हैंस द सेकंड चैम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर इज़ नॉट रिवाइजिंग बॉडी बट अ मेयर डायलेटरी बॉडी। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि जो आपकी सेकंड जो चैम्बर है स्टेट लेजिस्लेचर का, इसके पास उतने जो पावर्स आपके नहीं हैं, इनको मतलब ये जितने ज़्यादा जो पावर्स हैं आपके वो उसके पास असेंबली के पास होते हैं। अब है आपका द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन द स्टेट असेंबली सिमिलर टू दैट इन पार्लियामेंट विदाउट। तो आपका सेम जो ये है लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो पार्लियामेंट का है, सेम स्टेट असेंबली का भी होता है। द गवर्नर कैन रिजर्व एनी बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नर के पास जैसी बिल आएगी वो उसके पास एक उसको पावर है उसके पास कि वो जो है जो बिल है उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख सकता है, वो प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है उसको, तो वो कर सकता है। Particularly in one case, it is obligatory on the governor to reserve the bill when the bill is derogatory to the powers of the high court। तो एक जो टाइम है जब प्रेसिडेंट जो गवर्नर है उसको बिल को रिजर्व करना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट के लिए। वो तब है कि जब कोई बिल जो होगी वो हाई कोर्ट के पावर्स के
के रिलेटेड कुछ बोल रही होगी या डेरोगेटरी होगी। इफ़ द प्रेजिडेंट डायरेक्ट्स द गवर्नर टू रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन द लेजिस्लेचर मस्ट रिकंसिडर द बिल विद इन 6 months एंड इफ इट इज़ पास्ड अगेन द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेजिडेंट अगेन। तो उसके बाद जो है आपके प्रेजिडेंट वो गवर्नर को बोल सकते हैं कि इस बिल को वापस, अब जब बिल उस प्रेजिडेंट के पास भेजी गवर्नर नहीं, तो प्रेजिडेंट बोल सकते हैं इसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजो। और लेजिस्लेचर अगर उसको फिर क्या कर सकता है, उसके बाद लेजिस्लेचर को ज़रूरी विद इन 6 months के अंदर, 6 महीने के अंदर उसको पास करना है। और अगर वो पास करता है तो वो वापस प्रेसिडेंट के पास फिर जाती है। बट इट शॉल नॉट, और ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट फिर भी यहाँ पे उस पर अपना साइन देगा। दस इट इज़ क्लियर दैट वंस द गवर्नर रिजर्व्स अ बिल फॉर प्रेसिडेंट इट सब्सिक्वेंट एनैक्टमेंट रिमेन्स विद प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर हैज़ नो फर्दर रोल इन इट। तो यहाँ पे ये समझना है आपको, जैसे एक बार जो गवर्नर ने कोई भी बिल प्रेसिडेंट के साइन के लिए रख ली ना, या सॉरी साइन के लिए नहीं, मतलब उसकी कंसिडरेशन के लिए, तो इसका मतलब है कि उसके बाद फिर गवर्नर की उस पर कोई ये नहीं होगा, रोल नहीं होगा उसमें। बाकी फिर प्रेसिडेंट और जो बाकी हाउसेज है उसके बीच में रह जाएगा, प्रेसिडेंट गवर्नर का यहाँ पे रोल ख़त्म हो जाएगा। Constitution does not put any time limit on president either to declare his assent or withhold. The president can keep the bill in cold storage for an indefinite period without revealing his attention. तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट नहीं रखी है प्रेसिडेंट कब तक जो है उसको अपना असेंट देना है इस बिल पे, कब तक नहीं देना है, तो इसका फ़ायदा उठा के प्रेसिडेंट इसको बहुत टाइम तक अपने पास रख सकता है बिना कोई अपना इंटेंशन कि वो किस लिए ये चीज़ कर रहा है, क्यों बिल नहीं पास कर रहा है, वो बिना बोले वो बहुत टाइम तक वो उसको कर अपने पास रख सकते हैं। यहाँ तक कि साइन भी नहीं करेगा तो कोई उसको ये नहीं बोल सकता क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये अब है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ क्वेश्चन आर, ये आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने जो बोला था फर्स्ट आर ऑफ सेटिंग जो होता है। उसके बाद है एजॉर्नमेंट मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर लेना। तो ये आपका रहा, देखो ये यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोग्रेस में आंसर्स यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं ना आंसर्स, तो आप यहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो आपके क्वेश्चंस है ना वो यहाँ से नहीं आते। अगर आप पेपर अपना चेक करोगे ना 400 वर्ड्स में लिखना होता है, तो ये आंसर मत आप 400 वर्ड्स में लिख सकते हो। तो इसीलिए मैंने आपको जो अभी बोला था आपको ये करना चाहिए। तो यहाँ से देखो जो ये है, ये वाला है ना पार्लियामेंट्री डिवाइसेस टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, ये पूरा समझो, इसको एक बार लिखो और थोड़ा समझने की कोशिश करो, फिर अपने वर्ड्स में वहाँ पे पॉइंट्स में लिख लेना। तो ऐसे करने हैं क्वेश्चन आप इग्नोर के, ठीक है। तो ये नहीं आप बोलना कि ये वाले क्वेश्चन, ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है वहाँ पे आ जाए कि इसको डिफाइन करो ये क्या होता है, या इसका ये फ़ायदा होता है। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आर पे वो पूरा ये पूछ सकते हैं प्रोसीजर के बारे में, पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये थोड़ा पता होगा, ये आंसर आता होगा, तो इसकी हेल्प से आप फिर आंसर को कंप्लीट कर सकते हो, है ना। तो इसी के साथ हमारा ये यूनिट ख़त्म हो गया। थैंक यू।